प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। बृहस्पतिवार सुबह ही पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि इससे कर व्यवस्था में सुधार करने और इसे आसान बनाने के हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि इससे ईमानदार करदाताओं को लाभ मिलेगा, जिनकी कड़ी मेहनत से देश की प्रगति को ताकत मिलती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने एवं पारदर्शिता लाने के लिए हाल में कई तरह के कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में ऑफिशियल कम्युनिकेशन को लेकर अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। कहा, अब देश में माहौल बनता जा रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए ही सारे काम करें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि एक दौर था जब हमारे यहाँ सुधारों की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें सुधार कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो 4 बड़े कारण है। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अपने संविधान का उल्लंघन किया है। उसने चीन की खनन कंपनियों को गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में अवैध सोने व यूरेनियम की खनन का अधिकार दे दिया है। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद ने बीजिंग के साथ करोड़ों रुपए का अनुबंध भी किया है। यह अनुबंध दाइमर डिवीजन पर एक बड़े बांध के निर्माण के लिए किया गया है, जबकि यह इलाका कानूनी तौर पर भारत का है और पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में सोना, यूरेनियम और मोलिब्डेनम के खनन के लिए 2000 से अधिक लीज अवैध तरीके से चीनी कंपनियों को दे दिए हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने पर्यावरण के मानदंडों तक की परवाह नहीं की। राजनीतिक संगठन यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने कहा कि हम अगले महीने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की पाकिस्तान की इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। अजीजी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 257 का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर हर दिन एक नई बात सामने आ रही है। उनके फैंस का मानना है कि उनकी मौत एक प्लान्ड मर्डर था।
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अब सुशांत के केस में एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने एक फैन के ट्वीट को देखने के बाद इस बात की आशंका जताई है कि एक्टर की मौत फांसी लगने से नहीं बल्कि स्टन गन से हुई है। स्टन गन की यह थ्योरी ट्विटर पर काफी वायरल भी हो रही है। सुशांत के एक फैन ने ट्वीट कर कहा था कि आज मैंने स्टन गन के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह देखा कि उनसे किस तरह के निशान शरीर पर पड़ते हैं। एकदम वैसे ही निशान सुशांत की बॉडी पर भी थे। सुशांत को पैरालाइज्ड करने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया गया था। यूजर ने इस पोस्ट पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को भी टैग किया था। इस फैन के ट्वीट का जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है कि क्या यह गन अरब सागर के जरिए भारत में आई है? एनआईए को इस मामले की जांच के साथ जुड़ना चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके। इससे पहले भी सुशांत के मामले में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी।